दोस्तों, इसराइल तैयार हो रहा है ताकि एक बड़ा अटैक वो कर पाए, और बहुत सारे लाखों लोग वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं नदन गाजा की, यहाँ से एक बहुत मेजर पॉपुलेशन उस एरिया को छोड़ के धीरे धीरे जा रही है, ताकि कहीं ना कहीं कल को कॉन्फ्लिक्ट अगर और बढ़ता है तो उनकी जान वहां पे बच सके। उसी तरह से देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो एक यहाँ पर ना प्रोजेक्ट टू डेज के द्वारा एक सर्वे निकाला गया है, जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है कि हमारा जो क्वार्टर टू गया है, बेसिकली जुलाई से जो सितंबर वाला टाइम था, इसके बीच में जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें ना, जो नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उसमें एक कमी देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सी कंसर्निंग बात है, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एक्सपेंडिचर की आप बात कर लो, ठीक है ना, बाकी चीज़ें आप देख लो, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये सभी चीज़ें कंटिन्यूसली बढ़ती रहनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ती रही। पर ऐसा यहाँ पे इस सर्वे के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा ये चिंताजनक विषय है, बट ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा यूपीएससी के लिए रेलिवेंट ये नहीं है। तो दोस्तों, डेट है आज की 16 अक्टूबर 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो, आज पीडब्ल्यू और ओनली एस को साथ में जुड़े हुए एक साल कंप्लीट हो रहा है, और आप सभी को इस 1 ईयर सेलिब्रेशन के लिए हमारे साथ जुड़ना है। कहाँ पर? ओनली आईएएस यूपीएससी, ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे आज शाम हम सभी फैकल्टीज और बाकी हमारी जो टीम है वो शाम को 7 बजे आप सभी के साथ जुड़ेगी। तो आप सभी भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़िएगा, और जो 1 ईयर सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे यहाँ पे आप सभी के लिए गिफ्ट्स भी हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं आगे। देखो, जैसा मैंने आपको बताया, आज 16 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो 16 अक्टूबर को क्या होता है? 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड फूड डे। और द हिंदू के अंदर एक क्विज आया हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो थोड़ा यहाँ से ही मैंने लाइंस पिक करते हुए मैंने आपके लिए ये टॉपिक चूज किया है, वर्ल्ड फूड डे का। थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों है, क्या कैसे मनाया जाता है, वो सारी चीजें। देखो, 1945 के अंदर क्या हुआ, जब 16 अक्टूबर था ना, उस दिन के अंदर हमारी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम क्या है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये क्यों बनाई जाती है FAO? देखो, FAO क्या है? पहली बात तो एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो काम करती है कहीं ना कहीं कि दुनिया भर में हंगर के जो कहीं ना कहीं इश्यूज है ना, इनको हम यहाँ पे रिजॉल्व कर पाए। चलो ठीक है, ये तो बन गई FAO ऑर्गेनाइजेशन, और उसका काम क्या था वो भी समझ आ गया। पर 1979 के अंदर क्या होता है ना, हंगरी के एक मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, इनका नाम क्या था? डॉक्टर पाल रोमानी। ये बोलते हैं कि हमें ना एक तरह इस तरह से वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो उस टाइम तो नहीं स्टार्ट होता, पर उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस करोगे 1981 के टाइम के ऊपर ना, यहाँ पर पहली बार ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1979 में अडॉप्ट कर लिया रेजोल्यूशन, बट स्टार्ट हुआ कब से? 1981 के। हमें यहाँ पे ये चीज स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। अब काम क्या होता है? देखो, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे साथ में आएंगी, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक तरह की कोऑर्डिनेशन बनती है कि किस तरह से हंगर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं हम टैकल कर पाए। थोड़ा सा FAO के बारे में अगर आप और पढ़ना चाहो तो आप देख पाओगे कि आज के टाइम के ऊपर इसकी 195 और कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी है। काम इसका वही है, कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी फूड हो, ताकि अच्छी लाइफ दुनिया भर में लोगों को मिल पाए। ठीक है। तो यहाँ पर इस बार जो 2023 की बात है ना, तो वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ये इस पर्टिकुलर 2023 के वर्ल्ड फूड डे की यहाँ पे हमें थीम देखने को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर चीज की अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आप देखते हो कि यार देखो, दुनिया भर में जितना भी पानी है उसका सिर्फ 2.5% पानी ही फ्रेश पानी है। और अगर आप नोटिस करो एग्रीकल्चर की, तो लोग लगभग 72% जो ग्लोबल फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर यूज हो रहा है? वो एग्रीकल्चर के अंदर यूज हो रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर को हमने सस्टेनेबल नहीं ना बनाया, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वाटर की कमी हो सकती है। साथ में अगर आप देखोगे तो 20% से कमी देखने को मिली है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर पर्सन इन द पास्ट डिकेड। तो अपने आप में बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। 240 करोड़ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस कंट्रीज के अंदर रहते हैं। तो इस टाइम के ऊपर ये जो हम थीम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस यही होगी कि यहाँ पर हम इन सारे मुद्दों को समझ पाएं, इक्वेटिक फूड सिस्टम को कहीं ना कहीं समझ पाएं, और क्लाइमेट चेंज के साथ ये जो लिंक्ड इश्यूज हैं इनको समझते हुए इनके रिगार्डिंग अच्छे से काम कर पाएं। ये सारे काम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर मेजर रोल किसका है? FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बता भी दिया, 16 अक्टूबर 1945 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। पर आज के टाइम के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ FAO ही है यहाँ पे काम करता है, नहीं। आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जानते होंगे, वो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है। साथ में ही आपका जो IFAD है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी यहाँ पर साथ में आ गया है। तो होता क्या है, सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके यही इंश्योर करने की कोशिश कर रही हैं कि भैया फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करें। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखोगे ना, तो SDG 2 क्या है बताओ?
नीचे कमेंट्स में लिखना SDG 2 क्या है, तो उसी को इंश्योर करने के लिए चीज करी जा रही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू वर्ल्ड फूड डे। आई होप आप ये ना जो क्विज दिया हुआ है द हिंदू का, चाहो तो इसको भी सॉल्व कर लेना, आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर पाओगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज गवर्नमेंट कंप्लीट्स ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पहले तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में समझ लो। देखो फ्रेट किसको बोलते हैं, आपकी जो मालगाड़ी, मतलब जो बेसिकली जो गुड्स होती हैं उनको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना। अब एक्चुअली आप नोटिस करो कि मान लो ये एक ट्रैक है, ट्रेन का ट्रैक है, चलो ठीक है मान लिया। अब यहाँ पर एक जा रही है पैसेंजर गाड़ी, ठीक है, जो आप जिससे ट्रेवल करते हो, उसी पे ऊपर जा रही है मान लो एक मालगाड़ी जा रही है। तो होता पता क्या है, कल को जब ये सेम ट्रैक के ऊपर जाएंगी तो हो सकता है पैसेंजर ट्रेन कहीं रुक जाए, ठीक है, किसी स्टेशन के ऊपर रुकेगी। मान लो दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो रास्ते में जो भी कहीं ना कहीं स्टेशन आते रहेंगे तो वहां पे ये रुकती रहेगी, बिल्कुल ठीक बात है। उस चक्कर में क्या हो रहा है ना, ये डेडिकेट जो फ्रेट वाली है, जो मालगाड़ी है, इसको भी रुकना पड़ रहा है। गेटिंग द पॉइंट। एक्चुअल में जो मालगाड़ी थी ना उसको नहीं रुकना था, उसको तो डायरेक्टली जाना था, पर रास्ते में ये अटकी पड़ी है क्योंकि आगे पैसेंजर गाड़ी खड़ी है। और ऊपर से कई बार क्या होता है, अगर सेम ही ट्रैक के ऊपर दोनों चल रही हैं तो प्रायोरिटी पता किसको दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है पैसेंजर ट्रैक को, कि पैसेंजर वाली गाड़ी आगे आराम से चली जाए। अब इसमें पता क्या दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जो मालगाड़ी जा रही है ना, ये हो जाती है स्लो। जितना टाइम शायद इसको अगर डायरेक्टली दिल्ली से मुंबई जाती तो बड़े कम टाइम के अंदर पहुंच जाती, पर कहीं ना कहीं पैसेंजर गाड़ियां भी चल रही हैं और भी कई कारणों की वजह से ये इसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वहां तक पहुंचने में अंदर। अगर आप खुद सोचो, जो हमारा सामान था वो लेट पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे टाइम ओवर रन हो रहा है। टाइम ओवर रन होने की वजह से कहीं ना कहीं कॉस्ट ओवर रन हो रही है। और हम जो बात करते हैं ना लॉजिस्टिक कॉस्ट की, वो बढ़ जाती है। हमारे जो सामान है वो महंगा हो जाता है जितनी लेट कोई चीज पहुंचती है। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हमें कहीं ना कहीं अपने सामान को एक्सपोर्ट करवाना है, उसकी इस तरह की पोटेंशियल लेके आना है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, तो हमारे पास पता क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और यही चीज सरकार ने सोची, क्या सोची, कि यार ये जो माल गाड़ियां है ना इनके लिए अलग से ट्रैक हो। इनको रुकने की क्या जरूरत है, सीधा दिल्ली से चले मुंबई में पहुंच जाए, क्या बीच में क्यों रुके जा रहे हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर उनका बीच में कोई स्टॉप ही नहीं है तो उनको डायरेक्टली अलग से एक ट्रैक होना चाहिए, वो आराम से उसके ऊपर मूवमेंट करती रहनी चाहिए। तो यही फोकस करते हुए हमने यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमने यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे गवर्नमेंट के द्वारा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका कंप्लीशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो ये एक तरह के हाई स्पीड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर है, जो कि सिर्फ आपका गुड्स एंड कमोडिटीज को ट्रेवल करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास आप देखोगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है और वेस्टर्न भी है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखो, ये वाला आप जो देख रहे हो ना, ये जो रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये है आपका ईस्टर्न DFC। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पंजाब का जो लुधियाना है ना, वहां पे सान्नेवाल करके एक जगह है, वहां से स्टार्ट होगा। और ये खत्म कहाँ पे होगा, आपका जो वेस्ट बंगाल के अंदर दानकुनी है। दिस इज व्हाट, दिस इज आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो आप देख पाओगे वो दादरी से स्टार्ट होता है यूपी के अंदर, ठीक है, ये रहा आपका दादरी, यहाँ पर से स्टार्ट होगा। और वो मुंबई के जो JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, वहां पे जाके खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है 1875 किलोमीटर का, एक बेसिक आइडिया रखो। और ये किस तरह से फंड हुआ है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको फंड किया गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करो तो 1506 किलोमीटर का है, जिसको फंड किया गया है JICA ने, दैट इज जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा। फायदे आप समझ चुके होंगे, देखो फायदे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं एक्सपीडाइट होगा मूवमेंट, कहीं ना कहीं कंजेशन जो होता है रेलवे नेटवर्क्स के ऊपर फंसी रहती है, वो कंजेशन खत्म हो पाएगा। ट्रैवल की जो स्पीड है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड है वो बढ़ पाएगी। और ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं 35 से मान लो 50 घंटे अभी लेती थी ना, तो 18 से 20 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर इसको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर मेंटेनेंस कौन इसका ऑपरेशन के लिए करेगा, तो यहाँ पर ना हमने अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये किसके अंदर काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर काम करेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ा श्रीलंका के रिगार्डिंग न्यूज आ रही थी, जैसे आज की श्रीलंका ने 27 तमिलनाडु के फिशरमैन को अरेस्ट कर दिया। तो कच्चातीवू आइलैंड का मुद्दा ना फिर से उठ चुका है। थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कच्चातीवू आइलैंड के बारे में। देखो हुआ क्या ना, एक्चुअल में यहाँ पर आप थोड़ा मुद्दा समझना, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया देखने को मिल जाता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना एक आइलैंड है, कच्चातीवू आइलैंड। ये छोटा सा आइलैंड है, पर कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंसर्न्स उठ रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद। तो 1974 में क्या होता है, उस टाइम की हमारी जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, और जो श्रीलंका के उस टाइम के, ठीक है ना, वो थे, उन्होंने मिलकर क्या किया, इसको डिसाइड किया कि आखिर इसका ओनर कौन है।
तो इन दी एंड डिसाइड ये हुआ कि ये श्रीलंका का आइलैंड है। गेटिंग इट? तो श्रीलंका के पास इसकी ओनरशिप चलेगी 1974 के अंदर। 1976 के अंदर भी कुछ एग्रीमेंट्स हुए, उसके अंदर बात करी गई कि कहाँ पर किसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज है कंट्री की, कौन सा ईईजेड क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसका कहाँ पे रहेगा, ये सारी चीजें। एक्चुअल में क्या हो रहा था ना, जो हमारे फिशरमैन थे उनके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, कई बार वो उधर चले जाते थे, उनके एरिया में जाके फिश करे आते थे, उधर वाले लोग इधर आ जाते थे। तो ये सारे कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए 1974 और 1976 के एग्रीमेंट्स आए हैं। अब इसके अंदर बेसिकली आज के टाइम जो कचतीवू आइलैंड है वो किस कंट्री को बिलोंग करता है? वो श्रीलंका को बिलोंग करता है। बट टाइम टू टाइम हमारे जो तमिलनाडु के अंदर ना इसके रिगार्डिंग काफी प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं। वो बोलते हैं कि कचतीवू आइलैंड इंडिया का है और इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया है। ये बात गलत है अपने आप में। श्रीलंका का आइलैंड ये नहीं है। हमारे जो फिशरमैन है उनको यहाँ पे आइलैंड मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कई बार बात होती रहती है। तो अभी भी वही बात है, जो श्रीलंकन नेवी है उन्होंने हमारे जो फिशरमैन उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि हो सकता है वो उधर जाके फिश कर रहे हो। तो इस तरह के कंसर्न्स बहुत बार बने रहते हैं। तो ये कुछ कंसर्निंग सिचुएशन है। साथ में देखो एक और भी मुद्दा था विद रिगार्ड टू श्रीलंका ओनली, जो क्या है कि एक बेसिकली फेरी सर्विस स्टार्ट करी गई है बिटवीन नागपट्टिनम हमारे तमिलनाडु के और जो श्रीलंका का कन के संथराई ये जो जगह है यहाँ पर। अब फेरी सर्विस क्या होती है? एक तरह की बोट सर्विस ही होती है, ठीक है। बेसिकली एक बोट चलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका नागपट्टिनम है तमिलनाडु के अंदर, और ये श्रीलंका वाला जो पॉइंट है इसके बीच में एक तरह से बोट चलेगी। आम लोग हो गया, साथ ही साथ कुछ गुड्स वगैरह यहाँ पे भेजनी हो तो वो सारी यहाँ पे भेजी जा सकती है। तो दोनों पॉइंट्स आपको नागपट्टिनम और ये लोकेशन भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी श्रीलंका के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पाक स्टेट देखने को मिल जाएगा, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेपरेट होते हैं। इंडिया श्रीलंका के बीच में जो सेपरेशन है वो इसके माध्यम से देखने को मिल जाता है। श्रीलंका नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल जाएगा, इंडियन ओशन के अंदर है। वो सारी पॉइंट्स तो आप डेफिनेटली जानते ही हो। एक कई बार ना एक रिवर न्यूज में रहती है, महावेली गंगा। ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है श्रीलंका की, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी मैरीटाइम बॉर्डर इसके मालदीव के साथ टच होते हैं और इंडिया के साथ तो डेफिनेटली मैरीटाइम बॉर्डर है ही है। साथ में ही यहाँ पर आपको कोस्टल बेल्ट, प्लेन्स और सेंट्रल हाईलैंड्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते, दैट इज ईडी के रिगार्डिंग। देखो ईडी का टॉपिक तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, ये मुद्दा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि ईडी ने किसका, एनसीपी का किया, कांग्रेस का किया, आम आदमी पार्टी का किया। दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ईडी आखिर होती क्या है। और एक्चुअली 5 अक्टूबर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। थोड़ा सा मैं आपको क्विकली एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, उसके अंतर्गत ये काम करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1956 के अंदर हुआ था। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंशियल क्राइम्स है उनको कहीं ना कहीं कॉम्बैट करना। आपके इकोनॉमिक लॉस जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फोर्स करना, ये सारे काम होते हैं। ये इतना ही डिटेल में देखो, और भी डिटेल हमने डिस्कस की थी 5 अक्टूबर को, तो डेफिनेटली आप उसको जाके भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। ये क्या मुद्दा है आखिर? देखो ओलंपिक्स के बारे में तो आप जानते होंगे, हर 4 साल बाद हमें ओलंपिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे 2020 वाले जो ओलंपिक्स थे ना, वो टोक्यो में हुए थे। ऑल्दो उस टाइम कोविड-19 पैंडेमिक आया था, तो हुए आई थिंक 2021 में थे। बट इस तरह से हमें 4 साल बाद देखने को मिलते हैं। अब 2024 में होंगे, फिर 2028 वाले होंगे, लॉस एंजलिस के अंदर होंगे 2028 वाले, यूएस के अंदर। इंडिया भी कोशिश कर रहा है 2036 का ना, एक पॉसिबिलिटी बनी है कि हो सकता है 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो हो सकता है इंडिया में हो। इंडिया अपनी बिड यहाँ पे लेके आया है कि हमें 2036 वाले ओलंपिक्स इंडिया में होने चाहिए। डिसीजन थोड़े दिनों में आएगा, पर अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो अभी ना ओलंपिक्स की क्या होती है ना, एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब देखो ओलंपिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग ना हर साल एक ऑर्डिनरी सेशन होता है। तो दरअसल में वही सेशन हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 15 से 17 अक्टूबर, ठीक है, बेसिकली आज 16 है, तो 3 दिन ये चल रहा है, 15 से 17 अक्टूबर। ये कहाँ हो रहा है? ये इंडिया में हो रहा है इस बार। इंडिया 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा है। कहाँ पे? जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई के अंदर। ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है ना, जो यहाँ पे हेल्प करती है किसी भी डिसीजन को लेने के अंदर। तो इस सभी की मीटिंग होगी इसके रिगार्डिंग। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता भी है, दैट इज कि जो नई स्पोर्ट्स 2028 ओलंपिक्स में, ये बात कर रहा था ना मैं लॉस एंजलिस वाले ओलंपिक्स के अंदर, वहां पर क्रिकेट भी ऐड होगी। क्रिकेट के अलावा आपकी बेसबॉल, सॉफ्टबॉल हो गया, लैक्रोस रिटर्न हो गया, फ्लैग फुटबॉल, ये सारी गेम्स भी यहाँ पे ऐड करी जाएंगी 2028 वाले ओलंपिक्स के अंदर। एक छोटी सी न्यूज और है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया एआई रिपोर्ट। सर इसका क्या मतलब? देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सभी जानते होंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का ना एक विजन है। विजन क्या है? वो विजन है एआई फॉर इंडिया एंड इंडिया फॉर एआई।
ये प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बार ये बात बोली है, एआई फॉर इंडिया, इंडिया फॉर एआई। अब बात तो बोल दी, पर कहीं न कहीं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो फ्यूचर बिलॉन्ग्स टू एआई, मतलब इवन प्रेजेंट बिलॉन्ग्स टू एआई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इंडिया में लोग भी हैं, अच्छा खासा हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड भी देखने को मिलता है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं इंडिया का फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए? इंडिया के अंदर एआई स्किल्स कैसे कर सकते हैं? तो उसके रिगार्डिंग ना कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कौन-सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्वड है। पहली बात तो यहाँ पे आपकी मीटी मिनिस्ट्री, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वड है, जिन्होंने यहाँ पे पहली यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट कर दिया इंडिया एआई रिपोर्ट के बारे में। तो उन्होंने बात करी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अलग-अलग चीज़ों के लिए आपको सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर ना हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को कहीं न कहीं प्रमोट करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अगर इनोवेशन चाहिए ना, तो पीपीपी प्रोजेक्ट्स ही, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हमारे लिए डेफिनिटली इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ में ही हमारी ना सेमीकंडक्टर्स के रिगार्डिंग डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसको क्या कर काम कर सकते हैं ताकि कहीं न कहीं ना एआई के रिगार्डिंग चीज़ें काम हो पाए, स्टार्टअप्स एमएसएमई को कैसे प्रमोट करना है, ये यहाँ पे फ़ोकस होना चाहिए। तो एक्चुअल में हम फ़ोकस कर रहे हैं एआई फॉर ऑल के ऊपर। ये भी एक यहाँ पे गोल हमें इसको अचीव करना है। साथ में ही इसके अंदर और भी बातें करी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप इस सेक्टर के अंदर कैसे हम लेके आ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम यहाँ पे बना सकते हैं ताकि जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, वो यहाँ पे एड्रेस कर पाएँ। तो इस तरह से एआई चिप्स को डेवलपमेंट होना चाहिए। इंडिया का जो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है, उसके साथ में मिलकर भी ये सारी कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। तो डेफिनिटली मिनिस्ट्री का नाम तो आपके ध्यान में रखना ही है, एंड कुछ बेसिक आइडिया भी आप यहाँ पे इसके रिगार्डिंग रख सकते हो। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो, आज अज़रबैजान प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग भी न्यूज़ आई है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो प्रेसिडेंट हैं अज़रबैजान के, वो यहाँ पर नगोर्नो-काराबाख वाले रीजन के अंदर ना उनका नेशनल फ्लैग रेज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मुद्दा कुछ नहीं है, ये मुद्दा एक बार आप प्लीज़ 21 सितंबर वाली न्यूज़ जाके देखो, ठीक है ना? बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है, सारी लोकेशंस क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा मैपिंग पर्सपेक्टिव और क्या आखिर मुद्दा क्या है, काफ़ी 6-7 मिनट का पूरा डिस्कशन था अपने आप में। तो प्लीज़ उसको एक बार जाके देख लीजिए, 21 सितंबर वाला न्यूज़ बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो डेफिनिटली आपको ये न्यूज़ तो बड़े आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इनका मुझे ज़रा कमेंट्स में आंसर बता देना, ठीक है ना? उसी तरह से एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये पहले भी पढ़ाया हुआ है, पर वापस से न्यूज़ में आ चुका है होलसेल ट्रांज़ैक्शंस की वजह से। तो इसको एक बार कोशिश करना, फिर अकॉर्डिंगली कल हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर ये ट्राई करना, एयर डिफेंस सिस्टम है, कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, साथ में कुछ कंट्रीज़ हैं, तो बताना कौन-सी ठीक है, कौन-सी गलत है। सैटरडे को जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, उसका एक बार मैं आपको क्विकली आंसर बता देता हूँ। पहला कह रहा है जो बेनू एस्टेरॉयड की बात हो रही है, तो ये स्मॉल नियर अर्थ एस्टेरॉयड है, बिल्कुल ठीक है, जो कि अर्थ से क्लोज़ली पास करता है हर 6 साल के ऊपर। ये एक्चुअली में स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहाँ पे देखो ये नहीं कहा कि कब हिट करेगा, वो बात नहीं हो रही। यहाँ पर पास में से निकलता है तो हर 6 साल के बाद निकलता है, ये बात सही है। दूसरा आईआईपी की बात करें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो क्या इसका बेस ईयर 2011 बना है? हाँ जी, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट एमवाई भारत जो हमने पढ़ा था उस दिन, मेरा युवा भारत, तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? नहीं, यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था कौन सी मिनिस्ट्री आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन के बारे में। अब यहाँ पर पहली बात वो कह रहा है इन्फ्लेशन के अंदर कि जो आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा क्या किया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी। क्या ये बात करेक्ट है? अरे नहीं भैया, जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो तो सरकार की पॉलिसी होती है। यहाँ पर कौन सी पॉलिसी होती है आरबीआई की? दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना? तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये चीजें करता है, गवर्नमेंट तो अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करती है। दूसरी बात जो कह रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, आपका जो भी चेंजेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, वो देखे जाते हैं, पर यहाँ पर फूड एंड एनर्जी सेक्टर को नहीं देखा जाता। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज बिल्कुल गलत है। देखो हेडलाइन के अंदर क्या होता है, हेडलाइन मतलब जो आप न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हो, तो यहाँ पर सारी चीजें आती हैं। आपकी जो वोलेटाइल सेक्टर होते हैं, आपका फूड हो गया, आपका फ्यूल वाले सेक्टर्स, वो भी इंक्लूड होते हैं। जब हम बात करते हैं ना कोर इन्फ्लेशन की, वहां पर क्या होता है, वहां पर जो वोलेटाइल वाली चीजें हैं वो हटा दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना फूड एंड फ्यूल की, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता, पर हेडलाइन में तो होता है। तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। उसी तरह से ग्लोबल हंगर में इंडेक्स की अगर आपसे बात करूं, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसको रिलीज किया गया आपकी एनजीओ जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और साथ साथ वर्ल्ड हंगर हेल्थ है।
ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी भी थी। दूसरी बात कह रहा है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर यूज़ होते हैं वो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखो, यहाँ पर एक्चुअल में 4 इंडिकेटर यूज़ होते हैं, इसके अलावा एक चाइल्ड वेस्टिंग भी होता है। ठीक है, हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, अंडर नरिशमेंट क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो एक्चुअल में दूसरे स्टेटमेंट को हम ठीक मानेंगे। अगर वो लिखता है ना कि दीज आर द ओनली इंडिकेटर्स, तब तो क्योंकि 4 में से इसने 3 दिए हैं, तब हम इसको गलत मान लेते। पर अभी इसने ऐसा नहीं लिखा, ओनली वर्ड नहीं लिखा, तो 3 इंडिकेटर्स लिखे हैं, उसके अलावा चौथा भी होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये ठीक ही मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हियर। तो ये चीजें हमें यहाँ पे आज डिस्कस करनी थी। आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।